बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज, और इसमें हमने सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिटेल में डिस्कस किया। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है और किस पर्पज़ के लिए होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो फोटोसिंथेसिस है जिसमें फूड बनता है, और दूसरा रेस्पायरेशन है जिसके बारे में हमने बात की थी कि न सिर्फ प्लांट में बल्कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं सब में रेस्पायरेशन हर टाइम पे हो रही होती है, और रेस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सेल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। अब आपने इस बात को समझना है कि प्लांट्स में जो रेस्पायरेशन होती है उसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो ग्लूकोज होता है, यानी कि फूड मॉलिक्यूल होता है, और उसके साथ ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब ये रॉ मटेरियल यूज़ होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि सेल डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है। साथ में बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि रेस्पायरेशन का बाय प्रोडक्ट है, ये एज अ रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। और फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि डे टाइम में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, वो डार्क में नहीं होता। और फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाते हैं, और उसमें साथ में ऑक्सीजन बनती है जो कि प्लांट्स के लिए कुछ चाहिए होती है, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो प्लांट बॉडी रिलीज़ कर देती है थ्रू स्टोमेटा। और प्लांट्स में गैसेस कहाँ से एक्सचेंज होती हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस या लोअर जो एपिडर्मल लेयर है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। फिर हमने गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के बारे में बात की कि ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, एयर पैसेजवेज के पार्ट्स हमने डिस्कस किए, फिर मेन कंपोनेंट लंग को हमने डिस्कस किया, और फिर हमने ये बात देखी कि लंग्स के अंदर कैसे गैसियस एक्सचेंज होती है। लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है अल्वियोलाई, जिसको टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है, और अल्वियोलाई और कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, जिससे इजीली गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं बिटवीन ब्लड एंड अल्वियोलाई। अब ये ब्लड हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और वहाँ पे सेल में मौजूद यही ब्लड फूड मॉलिक्यूल्स पहुंचाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के से जो एब्जॉर्ब होता है। वहाँ पे ये फूड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम को अच्छे से देख लिया, उसकी फंक्शनिंग, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम। और डिसऑर्डर्स पे जाने के लिए, डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले जो मेन डिसऑर्डर है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेजर डिसऑर्डर है, हम उसको देखेंगे आज के लेक्चर में। यानी कि आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग, कि स्मोकिंग के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे और स्पेशली ह्यूमंस पे क्या असरात होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके क्या रिजल्ट्स मुरतब होते हैं। सो tobacco smoke contains tar, nicotine, carbon monoxide, nitrogen oxide, hydrogen cyanide and other metals। यानी कि जो हम टोबैको स्मोक, सिगरेट स्मोक करते हैं, उसके स्मोक के अंदर ये डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, टार, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सायानाइड और मेटल्स। इसके अलावा आप पिक्चर में देख सकते हैं
ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि सिगरेट स्मोक में पाए जाते हैं। इसमें आर्सेनिक है, मेथनॉल, मीथेन, एसिटिक एसिड, ब्यूटेन, कैडमियम, स्टीयरिक एसिड, हेक्सामीन, टोलीन, निकोटीन, एमोनिया, टार, ये सारे सिगरेट स्मोक के कंपोनेंट्स हैं। अब इनमें जो डेंजरस कंपोनेंट्स हैं जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, हम उन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ जो हम इनहेल करते हैं स्मोक को, मेजॉरिटी ऑफ इनहेल्ड मैटर कंटेन्स टार, यानी कि जो हम स्मोक हम बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें टार सबसे ज़्यादा होता है। निकोटीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड या ये जो डिफरेंट मेटल्स हैं, इनकी बनिस्बत टार सबसे ज़्यादा होता है। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि टार क्या होता है, निकोटीन क्या होता है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं या बॉडी पे इनके क्या असरात होते हैं। सो टार इज़ अ पार्टिकल दैट कंटेन्स डिफरेंट हार्मफुल ऑर्गेनिक केमिकल्स आइडेंटिफाइड एज कार्सिनोजेंस। टार एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजन उन केमिकल्स को कहा जाता है, उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कैंसर काज कर सकते हैं, और टार में भी बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं। Tar in its solid form stains the teeth and fingers of smokers, also stain and damage lung tissue। यानी कि सॉलिड फॉर्म में टार जिस तरह सिगरेट में मौजूद होता है, यानी कि अभी उसका स्मोक नहीं बना, तो सॉलिड फॉर्म में वो स्टेन करता है टीथ और फिंगर्स को। जो स्मोकर्स होते हैं इनके टीथ और फिंगर्स को स्टेन करता है, यानी कि उस पर एक लेयर, एक कोटिंग बना देता है, दागदार बना देता है। और इसके अलावा लंग टिश्यूज़ को भी स्टेन करता है, यानी कि लंग्स में एंटर होके वहाँ पे सेल्स को भी स्टेन करता है। टार इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। एक और इफ़ेक्ट क्या है टार का, बल्कि बैड इफ़ेक्ट हम इसको कहेंगे। टार का बैड इफ़ेक्ट ये है कि म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवा देता है। अब हमने बात की थी कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसका जो एयर पैसेज वे है, उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है उस पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स की लेयर होती है या कवरिंग या शीट होती है जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस एक वाटरी फ्लूइड है जो कि डस्ट पार्टिकल, जर्म्स वगैरह को ट्रैप करता है। तो म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से एयर पैसेज वेज, ब्रोंकियोल्स वगैरह ब्लॉक हो जाती हैं, और रिस्पायरेटरी सरफेस यानी कि अल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है, वहाँ पे म्यूकस एक्यूमुलेट होने की वजह से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाती। फिर नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सिगरेट स्मोक का, वो है निकोटीन। निकोटीन का फार्मूला होता है C10H14N2। और निकोटीन के बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इट इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, डैमेज मसल्स, मसल टिश्यूज़ को डैमेज करता है, डैमेज दी हार्मोनल सिस्टम्स, increase platelets thickness which cause blockage of blood vessels। यानी कि ये 6 जो मेन इसके इफ़ेक्ट्स हैं, उनमें सबसे पहले कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट रेट क्यों इंक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर मौजूद प्लेटलेट्स ब्लड वेसल्स में स्टिक हो जाते हैं,
निकोटीन की वजह से, निकोटीन जब स्टेन करता है प्लेटलेट्स को, तो ये प्लेटलेट्स ब्लड वेसल्स में स्टिक हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह पे, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज हो जाती है और इससे हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, और हार्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। और साथ में और क्या इफ़ेक्ट है कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। और इसके अलावा निकोटीन मसल सेल्स को या मसल टिश्यूज़ को डैमेज करता है, मसल्स को डैमेज करता है, और साथ में हार्मोनल सिस्टम्स पे भी इसका बैड इफ़ेक्ट है। जब हमारे ब्लड में निकोटीन शामिल होता है तो ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी सर्कुलेट करता है, तो यही ब्लड जब ग्लैंडुलर सेल्स या ग्लैंड्स को पहुंचता है तो निकोटीन ग्लैंड्स में एबनॉर्मेलिटी काज करते हैं। यानी कि हमें जब भूख लगती है या प्यास लगती है तो ये हमें जो ग्लैंड्स होते हैं ये केमिकल सिक्रीट करते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन उन केमिकल्स को हम कहते हैं जो कि मैसेंजर का काम करते हैं, यानी कि बॉडी में कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो पैनक्रियाज है ये इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि डिफरेंट मसल सेल्स में जब इंसुलिन को रिसीव करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड से ताकि लेवल नॉर्मल हो जाए। तो हार्मोन्स एज अ मैसेंजर काम करते हैं, हार्मोनल सिस्टम को डैमेज करता है जिससे बॉडी की तमाम फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और यही हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं तो हमें सुकून सा महसूस होता है जिसके लिए हम सिगरेट स्मोक करते हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं पता होती कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है। फिर नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सिगरेट स्मोक का जो कि डेंजरस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड इन लार्ज डोजेज इट इज़ फैटल। यानी कि ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस मीन्स कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता, एंड इन लार्ज डोजेज इट इज़ फैटल। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अमाउंट होगी हमारे ब्लड में, ज़्यादा से ज़्यादा हम स्मोक करेंगे तो उससे इसकी अमाउंट इंक्रीज़ कर जाएगी, ये डोज हाई हो जाएगा जिसकी वजह से डेथ का ख़तरा भी हो सकता है। फैटल मीन इट कैन काज डेथ। इट काजेज कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एंड अफेक्टिंग विजन। ये हार्ट डिजीज़ भी काज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा हमारी जो आई साइट है, हमारा जो विजन है, इसको भी इफ़ेक्ट करता है। इट आल्सो काजेज कैंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कार्सिनोजन, इट कैन काज कैंसर एंड इट इनहिबिट्स रिस्पायरेटरी सिस्टम एबिलिटी टू क्लीन आउट एयरवेज। अब हमने ये बात की थी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे क्लीन आउट करता है। एयर पैसेजवेज की लाइनिंग में मौजूद म्यूकस और साथ में सिलिएटेड मेम्ब्रेन हम जिसको कहते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स की मेम्ब्रेन होती है जिस सेल की सरफेस पे सीलिया होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये सीलिया बैकवर्ड मूव करवाता है म्यूकस को जिसमें डस्ट, जर्म्स वगैरह ट्रैप होते हैं और वो अल्वियोलाई तक नहीं पहुंचती। तो क्लीनिंग सिस्टम को भी कार्बन मोनोऑक्साइड इफ़ेक्ट करता है, यानी कि सीलिया को डैमेज करता है या म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा देता है, उसको एबनॉर्मल कर देता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, डिजीनेस, आपको चक्कर आ सकते हैं, ब्रेथलेसनेस, आपको सांस का मसला हो सकता है। इसके अलावा हेडेक, सर दर्द हो सकता है, नोज़िया,
वॉमिटिंग से पहले जो आपकी कंडीशन होती है, जिसको मतली भी आप कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड काजेज लंग डैमेज लीडिंग टू एम्फाइसेमा। ये एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है एम्फाइसेमा, जिसमें अल्वियोलाई में म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है और अल्वियोलाई में एक्यूमुलेट हो जाता है, बल्कि इसमें अल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम एम्फाइसेमा कहते हैं। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एम्फाइसेमा काज करता है, लंग टिश्यूज़ को डैमेज करता है, अल्वियोलाई को डैमेज करता है। फाउंड इन हाई डोजेज इन सिगरेट स्मोक, और ये सिगरेट स्मोक में ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, टार के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है स्मोक में। फिर नेक्स्ट जो डेंजरस कंपोनेंट है सिगरेट स्मोक का वो है हाइड्रोजन साइनाइड। इट हैव अ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन सिलिया। सिलिया आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये जो रेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं सेल्स की सरफेस से अराइज होती हैं, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, यानी कि मेम्ब्रेन वाले सेल्स हैं जो कि इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं। इनकी सरफेस से ये स्ट्रक्चर्स अराइज होती हैं, इनको हम सिलिया कहते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह म्यूकस को ये अपनी मूवमेंट से बैकवर्ड फ्लो करवाती हैं, और ये म्यूकस फ्लो करके हम माउथ के ज़रिए या नोज़ के ज़रिए बॉडी से बाहर निकालते हैं, और इस म्यूकस में डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स वगैरह ट्रैप होते हैं। ये क्लीनिंग सिस्टम का रोल प्ले करता है सिलिया। तो हाइड्रोजन साइनाइड भी क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह सिलिया को क्लीनिंग सिस्टम ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रक्ट करता है, डैमेज करता है। सिलिया आर ए पार्ट ऑफ लंग क्लियरेंस सिस्टम इन ह्यूमंस। वही बात है कि सिलिया क्लियरेंस सिस्टम, जो लंग का क्लियरेंस सिस्टम है, उसका मेन कंपोनेंट है, मेन पार्ट है। व्हेन द लंग क्लियरेंस सिस्टम इज डैमेज्ड एंड टॉक्सिक एजेंट्स बिल्ड अप, इट इंक्रीजेज द रिस्क टू कॉज डिजीजेज। जब लंग का क्लियरेंस सिस्टम ही डैमेज हो जाए तो टॉक्सिक एजेंट्स बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिससे डिफरेंट डिजीज़ेस काज करेंगी। फिर नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेंस बहुत सारे हैं। अब डिफरेंट मेटल्स हैव बीन फाउंड इन सिगरेट स्मोक। डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो सिगरेट स्मोक में पाए जाते हैं। इन मेटल्स में कौन कौन से शामिल हैं? आर्सेनिक है, निकल है, कैडमियम, क्रोमियम, लेड। ये मेटल सिगरेट स्मोक में पाए जाते हैं, और ये सारे मेटल्स क्या हैं? कार्सिनोजेंस हैं, यानी कि ये कैंसर काज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स भी हैं जो कि कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस वो जो कि कैंसर काज कर सकते हैं। अब कैंसर क्या होता है? कैंसर इज़ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, यानी कि आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है कि एपोप्टोसिस और माइटोसिस के थ्रू हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ है वो पॉसिबल होती है। ये दो प्रोसेसेस हैं जिससे नॉर्मल ग्रोथ हमारी बॉडी की होती है। अगर ग्रोथ नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल हो जाए, तो हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स हैं आप इन पे ही अगर फोकस करें तो आपके दोनों हैंड्स का साइज़ सेम है, इसी तरह तमाम स्ट्रक्चर्स का साइज़ सेम है। अगर एक में नॉर्मल ग्रोथ होती और दूसरे में एबनॉर्मल ग्रोथ होती, यानी कि सेल्स स्पीडी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उससे हमारी स्ट्रक्चर और हमारी फंक्शनिंग पे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग। तो कैंसर इज़ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ या सेल्स। फिर व्हाट आर द बैड सोशल
एस्पेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, यानी कि बैड इफ़ेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। पर्सनली ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। अब सोशल बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी कि हमारी सोसाइटी पे, हमारे साथ रहने वाले लोगों पे स्मोकिंग के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ब्रीदिंग ऑफ स्मोक लेडन एयर बाय नॉन स्मोकर इज़ नोन एज पैसिव स्मोकिंग, यानी कि वो लोग जो कि उस एयर में ब्रीद करते हैं जिस एयर में स्मोक शामिल हो, सिगरेट स्मोक शामिल हो, उनको हम पैसिव स्मोकर्स कहते हैं, या इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। यानी कि मैं सिगरेट नहीं पी रहा, मेरे साथ कोई दोस्त सिगरेट पी रहा है और उसी एयर में वो स्मोक शामिल हो गई और वही एयर में इनहेल कर रहा हूँ, तो इसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। Majority of non-smokers are allergic to cigarette smoke as it produces irritation in their eyes and throats. ज़्यादातर जो नॉन स्मोकर्स होते हैं ये सिगरेट स्मोक से एलर्जिक होता है, यानी कि जब भी सिगरेट स्मोक ये इनहेल करते हैं पैसिवली तो इनके आइज़ में इरिटेशन होती है और इसके अलावा थ्रोट में भी इरिटेशन होती है। ये एलर्जिक होते हैं टू सिगरेट स्मोक। They can also develop cancer by continuously living in environment polluted with cigarette smoke. यानी कि अगर डेली अगर ये ऐसे environment में रह रहे हैं जिस environment में सिगरेट स्मोक मौजूद है, तो ये इनको कैंसर की तरफ भी लेके जा सकता है। ये पैसिव स्मोकिंग से कैंसर भी काज हो सकती है। People don't like company of cigarette smokers due to bad smell that arise from their mouth. और नॉन स्मोकर्स सिगरेट स्मोकर्स की कंपनी लाइक नहीं करते। उसकी एक मेन वजह क्या है कि उनकी माउथ से बदबू निकलती है, बैड स्मेल अराइज होती है। एंड गवर्नमेंट हैज़ बैंड स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस, और हमारी गवर्नमेंट ने पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को बैन किया हुआ है क्योंकि इसके बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम है कि प्रॉपर वेंटिलेशन फॉर हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन क्यों ज़रूरी है। होम वेंटिलेशन सिस्टम इज़ यूज्ड टू मेंटेन अ हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट बाय सप्लाइंग फ्रेश एयर इनसाइड द होम while at the same time removing stale and polluted air. तो वेंटिलेशन सिस्टम इसलिए ज़रूरी है होम में या जिस जगह भी आप रह रहे हैं, जो भी आपकी इन्वायरमेंट है, उसमें वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ताकि फ्रेश एयर एंटर हो उस जगह में जहाँ पे आप ब्रीथ कर रहे हैं, और वहाँ पे मौजूद एयर जो कि पोल्यूटेड है किसी भी एक्टिविटी की वजह से उससे जान छूटे, वो एयर रिमूव हो जाए। तो इसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी लिविंग। होम वेंटिलेशन आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन प्रॉपर ह्यूमिडिटी लेवल्स। इसका एक और फ़ायदा है कि जो ह्यूमिडिटी लेवल है एयर में, यानी कि वाटर वेपर्स का लेवल है, वो भी मेंटेन रहता है। अदरवाइज़ अगर वेंटिलेशन ना हो तो ह्यूमिडिटी का लेवल डिस्टर्ब होगा। With insufficient home ventilation, pollutants can build up and become very concentrated. अब जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होती वहाँ पे पोल्यूटेंट्स उस एयर में जमा हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। Proper home ventilation can help reduce allergy, asthma symptoms and help ease the other respiratory disorders. अब जब वहाँ पे जमा हो जाएंगे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स तो वो बहुत सारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट करेंगे। अब प्रॉपर वेंटिलेशन होगी तो ये हमें हेल्प करेगी बहुत सारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से बचने में। इसमें एलर्जी है, एस्थमा है और बहुत सारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग, कि स्मोकिंग के हमारी बॉडी पे या हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या असरात हैं। तो इसमें हमने वन बाय वन देखा कि सिगरेट स्मोक में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं,
इनमें जो ज़्यादा डेंजरस थे उनको हमने आज डिस्कस किया। इनमें टार है, निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड है, और इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स और रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो कि कार्सिनोजेंस कहलाते हैं, जो कि कैंसर काज कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं स्मोकिंग के, यानी कि दूसरे लोगों पे स्मोकिंग का क्या असर होता है। और फिर हमने देखा वाई वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी लिविंग, बिकॉज it is used to maintain a healthy environment, living environment. How? By supplying fresh air inside where we live and removing the polluted air. वो एयर को रिमूव करती है वेंटिलेशन जो कि पोल्यूटेड होती है, जिसमें डिफरेंट पोल्यूटेंट्स होते हैं। सो प्रॉपर वेंटिलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट for healthy living. It can help to reduce different respiratory disorders. So thank you for today. In next lecture we will discuss respiratory disorders. Thank you. Allah Hafiz.